सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है आप स्वस्थ और अच्छे होंगे। तो हम जो क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर है फिजिकल वर्ड, उसका नेक्स्ट वीडियो लेकर आए हैं जो कि 4th नंबर का वीडियो है। उससे पहले हमने 3 वीडियो में इस फिजिकल वर्ड के कुछ टॉपिक को समझाया गया है। जैसे कि पहले वीडियो में हमने व्हाट इज़ द साइंस, दूसरे वीडियो में व्हाट इज़ द साइंटिफिक मेथड और तीसरे वीडियो में हमने ये बताया कि कोई भी सिद्धांत होता है जो विज्ञान में वो अंतिम होता है या फिर उसमें भी परिवर्तन हो सकता है। तो इन सभी के बारे में हमने जो प्रीवियस 3 वीडियो हैं उसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की है। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि पहले आप उन वीडियो को देखें, उनको समझें, उसके बाद में अगर आप ये वीडियो देखते हो तो आपके वो वीडियो इस वीडियो के लिए बेस प्रदान करेंगे और आपको चीज़ें बेस्ट तरीके से समझ में आ जाएगी। तो चलिए आज शुरू करते हैं। आज नया टॉपिक लेकर चल रहे हैं पहला ही चैप्टर का। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि थ्योरी एंड एक्सपेरिमेंट के मध्य क्या रिलेशन होता है। थ्योरी एंड एक्सपेरिमेंट के यानी थ्योरी एक्सपेरिमेंट की किस प्रकार सहायता करती है, वहीं एक्सपेरिमेंट थ्योरी में किस प्रकार सहायता करता है। ये दोनों का पारस्परिक प्रभाव क्या है, आपस में ये किस प्रकार निर्भर है। क्या कोई एक्सपेरिमेंट थ्योरी को बदल सकता है या फिर उस थ्योरी को सत्यापित करता है या फिर उस थ्योरी में कोई थोड़े बहुत संशोधन करता है। आज हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे इसके बारे में। तो सर्वप्रथम आप देख लिए कि जो विज्ञान है उसकी प्रगति है वो कुछ ऑब्जर्वेशंस लिए जाता है, कुछ एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, उससे आप कुछ थ्योरी बनाते हो, उससे विज्ञान की प्रगति होती है। मतलब यह है कि उससे नए सिद्धांत बनते हैं। उदाहरण के लिए आपको समझते हैं कि इस चीज़ को किस प्रकार समझा जाए। सर्वप्रथम आप समझिए कि कोई भी प्राकृतिक घटना है उसकी व्याख्या करने के लिए, जैसे किसी प्रकार कोई आप नेचर में देखते हो कि प्राकृतिक घटनाएं घटित हो रही है, दिन रात चारों तरफ हमारे विज्ञान है तो प्राकृतिक घटनाएं घटित हो रही है। तो सर्वप्रथम तो उस प्राकृतिक घटना से संबंधित ऑब्जर्वेशंस लिए जाते हैं। उन ऑब्जर्वेशंस के माध्यम से कुछ एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं और उस एक्सपेरिमेंट के माध्यम से थ्योरी दी जाती है। तो थ्योरी एंड एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन के मध्य यही रिलेशन होता है कि आप ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट माध्यम से आप कुछ नई थ्योरी बनाते हैं। लेकिन ये थ्योरी भविष्य कथन भी कहती है, यानी वो कहती है कि अगर कुछ और प्रयोग किए जाए तो जो एक्स्ट्रा कथन जो थ्योरी में दिए गए हैं वो भी प्रूफ हो सकते हैं। आइए समझते हैं कि ये इस कथन का क्या तात्पर्य है। सबसे पहले समझते हैं एक्सपेरिमेंट थ्योरी के साथ क्या क्या कर सकता है। सबसे पहले जैसे किसी ने कोई थ्योरी दी, एक ग्रेट साइंटिस्ट थे जिसका नाम था निकोलस कोपरनिकस। उन्होंने अपने समय में बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस किए और उन ऑब्जर्वेशंस और आंकड़ों को संग्रहित किया जो कि ग्रह की गति से संबंधित थे। जो प्लैनेट थे जो सूर्य के चारों ओर गति कर रहे थे। लेकिन कोपरनिकस ने कुछ ऑब्जर्वेशंस लिए और कुछ आंकड़े एकत्रित किए और उन्होंने एक सूर्य केंद्रित मॉडल बताया। इसमें उन्होंने उस समय के जो ऑब्जर्वेशंस थे और उनके माध्यम से उन्होंने सूर्य केंद्रित मॉडल बताया। और उसमें यह था कि उन्होंने ये बताया था कि प्रत्येक जो प्लैनेट है वो जो सन है उसके चारों ओर वर्ताकार यानी सर्कुलर मोशन में गति करता है। सर्कुलर मोशन में गति करता है और यह है प्लैनेट। और सूर्य जो है वो इसके केंद्र में सेंटर में उपस्थित होता है जिसकी रेडियस है r। अब इन्होंने एक नया सिद्धांत दे दिया। ये नया सिद्धांत है कि सूर्य के चारों ओर प्लैनेट
वर्तीय कक्षाओं में गति करते हैं। सूर्य इस वर्ताकार जो पथ है इसके केंद्र में उपस्थित होता है जिसकी रेडियस है r। तो ये इन्होंने एक थ्योरी दे दी, ठीक है। अब क्या किया, एक ग्रेट साइंटिस्ट और थे टाइको ब्रो, इसके बाद के थे कोपरनिकस के। तो इन्होंने भी बहुत लंबे लगभग 16 साल बिता दिए। इन्होंने अपने नंगी आंखों से जो है प्लैनेट्स और सन के थे जो ऑब्जर्वेशंस किए, बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस किए और उन ऑब्जर्वेशंस के माध्यम से ऑब्जर्वेशंस किए और कुछ जो डाटा थे वो इकट्ठा किए। तो इनके जो ऑब्जर्वेशंस और डाटा का जो उपयोग था वो केपलर ने किया और उन्होंने देखा कि जो निकोलस कोपरनिकस के द्वारा जो सिद्धांत बताया गया था इसमें यह है था कि जो ये आंकड़े थे, जो ये ऑब्जर्वेशंस डाटा थे जो टाइको ब्रो द्वारा लिए गए थे, इनकी ये सिद्धांत इन ऑब्जर्वेशंस और डाटा की व्याख्या नहीं कर पा रहा था। तो इस ऑब्जर्वेशन डाटा में यह छुपा था कि सूर्य के चारों ओर जो प्लैनेट थे वो दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में गति करते हैं और सूर्य इसके ये नाभि में स्थित होता है और ये है प्लैनेट। क्योंकि इस नियम में संशोधन करने का कारण यह था कि जो ऑब्जर्वेशन थे, जो उस समय डाटा इकट्ठा किए गए थे, वो जो प्लैनेट था वो सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में गति कर रहा है, इस प्रकार के डाटा शो कर रहा था। यानी वो सूर्य के चारों ओर प्लैनेट की दीर्घवर्ती गति है, उसके जो ये ऑब्जर्वेशंस और डाटा थे उस प्रकार व्याख्या कर रहा था। वो ये डाटा ऑब्जर्वेशन सर्कुलर मोशन की गति की व्याख्या कर ही नहीं पा रहा था। तो फिर केपलर ने इसमें संशोधन किया। संशोधन ये किया कि जो सूर्य है, जो प्लैनेट है, जो सूर्य के चारों ओर वर्ताकार कक्षाओं में गति नहीं करके उसके चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में गति करता है और सूर्य इसके नाभि में स्थित होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि कुछ ऑब्जर्वेशंस आप यहाँ पर देख रहे हो कुछ ऑब्जर्वेशंस और डाटा के जब हम लेते हैं तो थ्योरी में थोड़ा बहुत संशोधन हो रहा है, पूरी थ्योरी गलत नहीं हो रही। इसमें क्या हो रहा है कि सिर्फ वर्ताकार कक्षाओं में दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में सिर्फ रूपांतरित करना पड़ा। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशंस थे, वो जो थ्योरी दी गई थी पहले उसकी थ्योरी में कुछ संशोधन ही कर रहे हैं, पूरी थ्योरी को गलत नहीं कर रहे हैं और ना ही पूरी थ्योरी को सही कर रहे हैं। तो इसमें एक ये हुआ कि एक्सपेरिमेंट कोई पर्टिकुलर थ्योरी है उसमें संशोधन कर सकता है, थोड़ा बहुत संशोधन कर सकता है और बाकी जो मूल थ्योरी है वो बनी रहती है। अब दूसरे थ्योरी की ओर जाते हैं और उसमें देखते हैं कि एक्सपेरिमेंट उसके साथ क्या करता है, उसमें संशोधन करता है या उसको गलत प्रूफ करता है या फिर उसको उसका वेरिफिकेशन करता है। तो सबसे पहले आप देखिए कि न्यूटन ने ग्रेविटेशनल फोर्स और न्यू लॉज ऑफ मोशन दिए थे, यानी गति के नियम और ग्रेविटेशनल जो लॉज ऑफ मोशन है, ग्रेविटेशनल फोर्स दिया है बिल्कुल। तो न्यूटन ने जो गति के नियम और जो ग्रेविटेशनल फोर्स था उस समय उनके पास इतनी सूक्ष्मदर्शी नहीं थी कि वो परमाणु का अध्ययन कर सके, यानी वो एटम का अध्ययन कर सके, वो प्रोटॉन न्यूट्रॉन का अध्ययन कर सके या फिर मॉलिक्यूल का, यानी वो परमाणु और आणविक लेवल की जो में घटनाएं किस प्रकार होती है उनको ऑब्जर्वेशन उस समय सूक्ष्मदर्शी नहीं होने के कारण नहीं कर पा रहे थे। तो न्यूटन ने गति के नियम और जो ग्रेविटेशनल फोर्स था उन्होंने उस समय अपने जो बेस्ट ऑब्जर्वेशन है उसके आधार पर दिए, यानी उस समय उनके जो हमसे जो दिखाई देने वाली चीज़ें थी वो अनाज के दाने से लेकर बड़े से बड़ा खगोलीय पिंड था, उसके बारे में उन्होंने ग्रेविटेशनल फोर्स और गति के नियम दिए थे। तो इसमें बेसिकली ये बताया गया था कि कण के आकार से लेकर बड़े से बड़ा पिंड में
गति के नियम किस प्रकार लागू होंगे और उनके मध्य ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा। अब जैसे जैसे समय बीता सूक्ष्मदर्शियाँ आने लगी और सूक्ष्मदर्शी के कारण वैज्ञानिकों ने क्या किया, एटम के अंदर देखना शुरू कर दिया। ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है इसके कक्षा में। उन्होंने मॉलिक्यूल के अंदर देखना शुरू कर दिया। तो फिर उन्होंने जो गति के नियम और ग्रेविटेशनल फोर्स थे जो इन पर भी लगाया। तो उन्होंने देखा कि ग्रेविटेशनल फोर्स और गति के नियम से जो हम रिजल्ट्स निकाल रहे हैं वो रिजल्ट्स तो, और जो हम इस सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से इसके अंदर जो रिजल्ट्स देख रहे हैं उसमें भिन्नता है। यानी जो रिजल्ट्स हम गति के नियम यानी लॉज ऑफ मोशंस एंड ग्रेविटेशनल फोर्स के माध्यम से जो हम रिजल्ट्स निकालने की कोशिश कर रहे हैं वो, और जो अंदर हम सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से इनके अंदर जो रिजल्ट्स देख रहे हैं उनमें भिन्नता है। तो उन्होंने देखा कि जो न्यूटन के गति के नियम है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो सिर्फ कण के आकार से बड़े बड़े पिंडों तक ही लागू होते हैं। जब हम परमाणुीय घटनाओं, आणविक घटनाओं की बात करते हैं तो उसमें ये नियम लागू नहीं हो पाते। तो इसमें ये हो सकता है, इसमें ये हुआ कि इनकी परमाणु और जो अणु की गति को समझने के लिए हमें नई एक फिजिक्स की शाखा का विकास करना पड़ा जिसका नाम है क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स के माध्यम से नए नियम बनाए गए, नए सिद्धांत दिए गए और परमाणुीय और आणविक लेवल की घटनाओं को समझा गया। तो आप देख रहे हो कि न्यूटन के जो नियम थे वो कण से लेकर बड़े बड़े पिंडों तक लागू होता है। इसमें तो ये वेरिफिकेशन है। इसमें तो ये वेरीफाइड है, जो न्यूटन के गति के नियम हैं, जो ग्रेविटेशनल फोर्स का जो नियम है वो कण के आकार से लेकर बड़े बड़े पिंडों तक तो इसका वेरिफिकेशन है। लेकिन जब आप परमाणु लेवल की और आणविक लेवल की घटनाओं की बात करते हो तो इसमें ये नियम फेल हो जाता है और इसके लिए हमें नए सिद्धांत बनाने पड़े और नई फिजिक्स की शाखा का गठन करना पड़ा जिसका नाम है क्वांटम फिजिक्स। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि जब वैज्ञानिकों ने नए एक्सपेरिमेंट किए तो इसमें यह हुआ कि सिद्धांत पूरी की तरह पूरी गलत हो गया। किस पर? परमाणुिक और आणविक लेवल की घटनाओं पर ये जो सिद्धांत न्यूटन के लॉज ऑफ मोशंस एंड ग्रेविटेशनल फोर्स है वो पूरी तरह फेल है। तो पिछली बार में आपने देखा कि एक्सपेरिमेंट के माध्यम से, ऑब्जर्वेशन के माध्यम से कुछ थ्योरी में सिद्धांत को थोड़ा सा संशोधन करना पड़ा। लेकिन इसमें आप देख रहे हो कि कुछ एक्सपेरिमेंट ने परमाणु और आणविक लेवल की घटनाओं में न्यूटन के जो गति के नियम है और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको बिल्कुल फाल्स करार दे दिया है। और ये जो नियम है बिल्कुल सही हुए हैं कण से लेकर बड़े आकार के पिंडों तक के लिए। तो अब हम समझ गए हैं कि एक्सपेरिमेंट थ्योरी में कुछ संशोधन भी कर सकता है और एक्सपेरिमेंट थ्योरी में को पूरी तरह गलत प्रूफ कर सकता है। तो ये दो तरह से बातें हो गई। अभी हम देखेंगे कि एक्सपेरिमेंट के माध्यम से थ्योरी किस प्रकार विकसित हो सकती है, यानी नया मॉडल किस प्रकार बन सकता है। नया मॉडल मीन्स नई थ्योरी। तो जब 1911 में जब अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने किसी परमाणु की नाभिक को जानने के लिए एक्सपेरिमेंट किया जिसको अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग कहते हैं, अल्फा कण सोने की पन्नी पर, तो उन्होंने देखा कि जब उन्होंने अल्फा कणों की सोने की एक पतली पन्नी लेकर उस पर, हम यहाँ पर ये मान रहे हैं कि जो परमाणु है लगभग एक परमाणु को स्तर पर है। जैसे कि ये पतली पन्नी है, इसका ये किनारा इस ओर देखें, मतलब ये किनारा है, ऐसी ये पतली पन्नी, इसका ये किनारा देखें तो आप देख सकते हैं कि लगभग ये कुछ बहुत छोटे से परमाणुओं के स्तर से बनी है। तो उन्होंने देखा कि जब अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग, अल्फा कणों की बौछार की जाती है सोने की पतली पन्ने पर,
तो उन्होंने देखा कि कुछ अल्फा कण तो विक्षेपित हो जाते हैं, कुछ अल्फा कण सीधे निकल जाते हैं, और बहुत ही रेयर केस में कोई अल्फा कण है जो सीधा 180 डिग्री पर वापस आता है। तो इस प्रयोग के माध्यम से अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने परमाणु का जो नाभिक था उसके बारे में नया मॉडल बताया, और उन्होंने बताया कि परमाणु के अंदर जो नाभिक है वो बहुत ही, परमाणु ये है, इसके अंदर जो नाभिक है बहुत ही छोटे स्थान पर संकेंद्रित है, और उसमें इतने पूरे परमाणु का द्रव्यमान संकेंद्रित है। पूरा जो द्रव्यमान है वो उस नाभिक में है और वो छोटे से क्षेत्र में उपस्थित है। उनका अनुमान इसलिए लगाया क्योंकि जो अल्फा कण था वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बहुत भारी है, उसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। वो भी अगर विक्षेपित होकर 180 डिग्री पर चला गया है तो उन्होंने पाया कि कोई ना कोई एक छोटी सी जगह पर इतना ज़्यादा द्रव्यमान है कि वो उसके प्रतिकर्षण का कारण बना। तो इस एक्सपेरिमेंट के माध्यम से जो अर्नेस्ट रदरफोर्ड थे उन्होंने नया नाभिक मॉडल प्रस्तुत किया। तो इस पर आप देख रहे हो कि नया एक्सपेरिमेंट नए सिद्धांत को जन्म देता है। वहीं अगर आप देखते हो कि सैद्धांतिक कुछ थ्योरी के माध्यम से, कुछ थ्योरी ये बताती है कि आपको किस तरह के एक्सपेरिमेंट किए जाने हैं, यानी सिद्धांत के माध्यम से, थ्योरी की प्रगति के माध्यम से आप एक्सपेरिमेंट करते हो और उस चीज़ को सत्यापित करते हो। जैसे पॉल ड्रेक था, पॉल ड्रेक ग्रेट साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1930 में अपनी थ्योरी में एक संकल्पना की थी कि नाभिक के अंदर कोई ना कोई प्रतिकण है। जो उस समय ऑब्जर्वेशन थे उसके माध्यम से ऑब्जर्वेशन लिए और उसके माध्यम से ये एक नई थ्योरी दी, नई संकल्पना की कि नाभिक के अंदर कोई ना कोई प्रतिकण है। तो उसकी जो सत्यापन था 1932 में कार्ल एंडरसन ने एक्सपेरिमेंट के माध्यम से पॉजिट्रॉन की खोज की, जिसको कहते हैं प्रति इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर आप क्या देख रहे हो कि कुछ नया एक्सपेरिमेंट नया मॉडल प्रस्तावित कर सकता है, वहीं थ्योरी किसे नई कण की या फिर सैद्धांतिक प्रगति से नए एक्सपेरिमेंट के माध्यम से कुछ नई चीज़ें प्राप्त की जा सकती है। इन्होंने एक संकल्पना, प्रतिकरण की संकल्पना की और उस प्रतिकरण के माध्यम से 2 साल बाद में पॉजिट्रॉन खोजा गया, प्रायोगिक रूप से खोजा गया। वहीं पर 1917 में अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपने सिद्धांत में ग्रेविटेशनल वेव यानी गुरुत्वीय तरंगे अपने थ्योरी में बात कही थी, और उसके 100 साल बाद लगभग 2017 में ग्रेविटेशनल वेव खोज ली गई थी। यानी उस समय उन्होंने कल्पना की थी कि ग्रेविटेशनल यानी गुरुत्वीय तरंगे होती है, और उसके 100 साल बाद यानी लगभग 2017 में इन ग्रेविटेशनल जो वेव्स है उनको खोजा गया। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हो, आप देख रहे हो कि थ्योरी से नए एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं और नई चीज़ें खोजी जाती हैं, वहीं अगर नए एक्सपेरिमेंट से नए सिद्धांत तैयार किए जाते हैं। तो आज हमने एक्सपेरिमेंट के और थ्योरी के मध्य के संबंध को पढ़ा है कि किस प्रकार एक नया एक्सपेरिमेंट थ्योरी को सत्यापित कर सकता है, थ्योरी में संशोधन कर सकता है या थ्योरी को गलत कर सकता है। वहीं आपने ये भी देखा है कि नया एक्सपेरिमेंट किस प्रकार नई थ्योरी विकसित करता है, वहीं थ्योरी प्रगति से आप नई चीज़ें खोजते हो। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट आने वाली चीज़ें में और आगे आने वाले चैप्टर के टॉपिक को पढ़ाए जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।